हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और उसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसमें हमने सिर्फ अपना त्रिभुज के बारे में जाना था। त्रिभुज को मैंने पूरी डिटेल से बताया था आपको, एंगल के क्लासिफिकेशन, आपके साइड के क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा मेंसुरेशन का मैंने बेसिक बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है, एडवांस मैथ फॉर एचटेट टीजीटी और पीआरटी स्क्रीनिंग। ये जो मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ ये एचटेट टीजीटी मैथ और पीआरटी स्क्रीनिंग को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। और जो पिछली वीडियो थी वो बहुत ही बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। त्रिभुज से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, आप उसको जरूर देख लें। आज हमारा टॉपिक रहेगा चतुर्भुज, जिसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेंसुरेशन में दो प्रकार की आकृतियां होती हैं, एक 2D और एक 3D। 3D को हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम 2D को पढ़ रहे हैं। 2D में सबसे पहले हमने त्रिभुज पढ़ी, आज का हमारा चतुर्भुज रहेगा। चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है, उनको आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन के बारे में जो बेसिक था वो मैंने बता दिया था। सिर्फ चतुर्भुज से शुरू कर रहा हूँ। चतुर्भुज एक ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसके अंतःकोणों का योग 360 होता है। देखिए, आपने ये सारी चीजें पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी कि जो आपकी सभी चतुर्भुज है ना, उनके क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले अलग अलग हैं। लेकिन मैंने पहली क्लास में बताया था, आपकी कोई भी चतुर्भुज हो जो उसका एरिया निकलता है ना, उसका फार्मूला होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई। अब इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी चतुर्भुज जो होती है ना, वो चतुर्भुज 5 प्रकार की होती हैं। पहले हम 4 प्रकार को डिस्कस करेंगे, जो एक प्रकार है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारी एक चतुर्भुज है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, जिसको हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। और ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और सारे कोण बराबर होते हैं। मैं साथ में एक आकृति भी बना देता हूं। वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें जो जो जानने लायक बात है मैं साथ के साथ बता रहा हूं, आप इनको नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से हल होंगे। एक वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं, ये विकर्ण, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूं। वो आ जाएगा आपका √2 गुणा में भुजा, यानी कि साइड। ये है आपका विकर्ण, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। दूसरा, परिमाप के बारे में, पैरामीटर के बारे में मैंने कल क्लास में बता दिया था। कोई भी आकृति हो उसकी सारी भुजाओं का जोड़ ही आपका परिमाप होता है। अगर आपने परिमाप निकालना है तो इसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना है और सारी भुजा ए ही है, तो इसका परिमाप हो जाएगा भुजा गुणा में 4। अलग से फार्मूला परिमाप के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, सारी भुजाओं का जोड़ ही आपका परिमाप होता है। उसके बाद अब है इसका क्षेत्रफल, एरिया। इसका क्षेत्रफल निकलता है, मैंने बताया था कि जितनी भी चतुर्भुज हैं सभी का क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है और ऊंचाई क्या है? आधार उसको मानेंगे हम जिसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाया हो, यानी कि एक खड़ी हुई भुजा हो 90 डिग्री की एंगल पे, और वो है ये। तो ये आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है, और दोनों ही इसमें बराबर हैं। तो ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई करेंगे ना तो दोनों ए ही है मेरे, तो इसका हो जाएगा भुजा गुणा भुजा या एक भुजा का वर्ग। अगर आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, किसी एक भुजा को लेकर उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग की ये 3 ही चीजें होती हैं आपकी, या तो डायगोनल जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, या फिर आपका परिमाप जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, या फिर एरिया क्षेत्रफल। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में जब हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर आपके 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, और वो दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक आकृति बताई है, एक प्रकार की चतुर्भुज बताई है, इसके हम क्वेश्चन करते हैं। जब इसके क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद अगली चतुर्भुज लेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें विकर्ण तो दे रखा है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। मेंसुरेशन में एक ही तरीका है, जो चीज दे रखी है ना, अगर उसका फार्मूला आपको पता है तो उस फार्मूले को इसके बराबर कर दो। विकर्ण दे रखा है और मुझे वर्ग का विकर्ण निकालना आता है। ये आपका एक वर्ग है और इसका ये विकर्ण है,
और ये विकर्ण कैसे निकलता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। जो आपका विकर्ण होता है वो निकलता है √2 गुणा में भुजा, और उसको मैंने 1 मिनट के लिए ए मान लिया। इस तरीके से इसका विकर्ण निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 8√2 दे रखी है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। इस वर्ग की भुजा जो आ गई है ना वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। तो सबसे पहले हमने भुजा निकाल ली। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था आपको, इसका क्षेत्रफल निकलेगा भुजा गुणा भुजा, या फिर इसकी भुजा का वर्ग कर दो, तो वो आ गया है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। वर्ग के बारे में जो एक बेसिक क्वेश्चन था उसको हमने समझा, विकर्ण दे रखा था, वहां से पहले भुजा निकाल ली और फिर भुजा का वर्ग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका एस्टेट टीजीटी मैथ 2022 में आया हुआ है। इसमें विकर्ण की अल्फाबेट में आपको एक वैल्यू दे रखी है ए, ठीक है, और आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है। इसको कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन हमारा सेम है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। जो चीज दे रखी है उसको उसके फार्मूले के बराबर कर दो। विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका √2 गुणा में भुजा यानी कि साइड। इस तरीके से आपका विकर्ण निकलता है, और ये पहले ही दे रखा है आपको a। अब हमने क्या करना है, यहां से भुजा निकालनी है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा √2, तो जो आपकी साइड आ जाएगी ना वो आ जाएगी आपकी a डिवाइड बाई √2। इस तरीके से सबसे पहले मैंने वर्ग की भुजा निकाल ली। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास वर्ग की भुजा आ गई है तो इसका वर्ग कर दें तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। a का वर्ग किया a स्क्वायर आ गया, और अगर मैं √2 का वर्ग करूंगा ना तो ये पूरा 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका आंसर है ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए लिया कि आप इस तरीके से कोई अल्फाबेट में वैल्यू आ जाती है तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया है, तो शेष आकृति का परिमाप बताओ। मैंने बताया था किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है उसकी सारी भुजाओं को जोड़ना है। एक वर्ग है आपका 8 सेंटीमीटर का, उसकी इस तरीके से एक कोने से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया है। 1 सेंटीमीटर का मतलब उसकी ये भुजा भी एक है और ये भुजा भी एक है। अब आपसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर इस वर्ग से इस तरीके से एक वर्ग काट दिया है तो इसके परिमाप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा आप उसको समझें एक बार। वो इसलिए नहीं पड़ेगा कि जैसे ही मैं इसको ऐसे काटूंगा तो इसमें एक चीज नोट करना आप, जो मैंने इस तरीके से काट के अंदर की तरफ किया है ना वो परिमाप अब यहां से ऐसे घूम जाएगा। देखिए ये था आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी था आपका 8 सेंटीमीटर। वैसे तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर था लेकिन मैंने एक काट दिया तो ये बच गया है 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये भी 8 था लेकिन एक काट दिया मैंने, अब ये आ गया है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने सभी भुजाओं की लंबाई लिख दी। सबसे पहले परिमाप कुछ नहीं होता, सारी भुजाओं का जोड़ ही होता है। अगर जब मैं सारी भुजाओं का जोड़ करूंगा तो 8 और 8 16, ये तो 16 ही रहेगा। अब आप यहां पर देखोगे ना ये 1 सेंटीमीटर यहां से तो कट गया है लेकिन ऐसे ही यहां से ऐड हो जाएगा, या फिर आप कुछ मत समझो सारी भुजाओं को जोड़ दो बस आंसर आ गया। 8 + 8 + 7 + 1 और 1 2 और +7। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी जितनी भी भुजाएं थी वो सारी जोड़ दी हैं। 1 और 1 ये भी इसमें ऐड होगा क्योंकि परिमाप का मतलब ये इसकी पूरी बाउंड्री ही लेनी है आपने, और इस तरीके से आपका जो परिमाप है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है, आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। अगर परिमाप की बात हो रखी है ना, इस तरीके से कोने से एक वर्ग काट दिया गया, एक आयत काट दी, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो परिमाप था अभी भी वही परिमाप रहेगा। ये आपका आंसर है, सारी भुजाओं को जोड़ के आप वैसे भी निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार भूखंड की एक भुजा 150 मीटर लंबी है। भूखंड के अंदर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये इस तरीके से है कि आपका एक इस तरीके से एक वर्गाकार भूखंड था जिसकी लंबाई थी 150 मीटर। ये बोला गया है ना, इसके अंदर चारों तरफ अंदर इस तरीके से एक पाथ बना दिया है यूं, और ये जो पाथ है ना ये 3.5 मीटर चौड़ा है। आपसे पूछा है कि जो ये पाथ बना है ना, ये वाला पाथ, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या है।
ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे क्वेश्चन है आपका। जब आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इस शेडिड एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बस आप ये सोचें। देखिए इसमें मुझे दो वर्ग नजर आ रहे हैं, दो स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक तो ये बाहर वाला और एक ये जो अंदर वाला। अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल करके आपस में घटा दूं तो इस शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं करना, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें से जो अंदर ये छोटे वाला वर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल घटाना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए मुझे भुजा। मुझे बड़े वाले वर्ग की तो भुजा मिल गई है, लेकिन छोटे वाले वर्ग की भुजा मेरे पास नहीं है। उसकी भुजा कैसे निकालेंगे? अगर 3.5 मीटर का पाथ बनाया है ना, तो यानी कि 3.5 मीटर ये यहां से है और 3.5 मीटर ये यहां से है। इसका मतलब जो इसकी भुजा 150 थी ना, वो 3.5 यहां से कम होगी, 3.5 यहां से कम होगी, तो इसका मतलब अंदर बच गई है 143 मीटर। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये वैसे भी आप रट लें, समझ लें। अगर अंदर पाथ बना है ना और दोनों तरफ से बराबर जगह छूटी है, तो जितना पाथ है ना उसको डबल करके इसमें से घटा दो तो अंदर वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से अंदर वाले वर्ग की भुजा आ गई आपकी 143 मीटर। अब आपने अगर पाथ का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आपके पाथ का क्षेत्रफल होगा बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 150 का वर्ग माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 143 का वर्ग। बस आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, मैंने मैथ की एक बेसिक सीरीज बना रखी है, उसमें वर्ग कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीजें मैंने 6-7 वीडियो में बता रखी है, उनको आप जरूर देख लें। फिलहाल 150 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500 माइनस, मैंने इसका वर्ग करना है तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 14 3 42 दूनी 84, 8 कैरी हो गए हैं, 14 का वर्ग 196 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 204। इसमें से इसको घटा लें, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, पीछे तो आ गया है 51, 2051 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। बस तरीका आपने समझ लिया होगा, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे। इस तरीके से अगर चारों तरफ का पाथ बना हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर में ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका इस तरीके से एक वर्ग था 28 सेंटीमीटर का, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा एक वृत्त बना दिया है इस तरीके से, और आपसे पूछा गया है कि जो ये अंदर वृत्त बना है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपने हमेशा एक बात समझनी है, जिस भी आकृति का आपसे परिमाप क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका क्षेत्रफल या परिमाप निकालोगे। ये आपका वृत्त है, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, मुझे आर चाहिए। आर क्या होती है? रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अब इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाल ली जाए? ये वृत्त जो है ना, ये वृत्त एक वर्ग के अंदर बना हुआ है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 28 है, ये भी 28 है और ये भी 28 है। तो ऐसे में आप एक बात समझें, अगर मैं इसके इस सिरे को दूसरे सिरे से मिला दूं और ये केंद्र से जाएगा तो ये इसका एक व्यास है। ये वृत्त का एक व्यास है जो मैंने अंदर से खींच दिया है। वृत्त के एक सिरे को अगर दूसरे सिरे से मिलाएं और वो केंद्र से होके जाए तो उसको हम डायामीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने डायामीटर निकाल लिया। अब ये डायामीटर कितना होगा भाई, समझने वाली बात है। यहां से लेकर यहां तक की भी तो लंबाई आपकी 28 ही होगी। जब ये 28 है तो इसका मतलब जो आपका डायामीटर है ना, वो 28 सेंटीमीटर आ गया है। अब जो डायामीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या है आपकी यहां से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर मैंने त्रिज्या निकालनी है ना तो इसका आधा करना पड़ेगा और वो आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने तो क्या किया, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल ली और जो आ गई है 14 सेंटीमीटर। मुझे पता है वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। बस यहां पर आर का मान रखेंगे और इसको हल कर देंगे। पाई का मान होता है आपका 22/7 और त्रिज्या है आपकी 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14। इसको आप हल करोगे 84 गुणा में 11, ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट,
14 चौके 56, 616 हो गया भाई, 616। अब ये जो भी था सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। क्या ये आपको समझ आया? आपका आंसर है ये। मैंने कुछ नहीं किया, जो अंदर वृत्त था उसका व्यास निकाल लिया। व्यास कैसे निकलेगा? जितनी इसकी भुजा इतना इसका व्यास, उसका आधा कर दिया, त्रिज्या निकल गई, फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। भाई देखिए, वीडियो आपकी लंबी होगी, मेंस्ट्रुएशन एक अच्छा खासा टॉपिक है। अगर इसके सारे क्वेश्चन करने हैं ना अपने, तो पेशेंस के साथ सीखने पड़ेंगे। और मैंने हर चतुर्भुज के जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ले लिए हैं। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तार को इस तरीके से मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है, ये बोला गया है, तो उसके द्वारा गिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। जो इस तरीके से मैंने वर्ग बनाया है ना, तो जो उसका क्षेत्रफल है ना, वो 484 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने बताया था मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन हल करने का तरीका ये है, अगर आपको क्षेत्रफल दे दिया है तो इसको इसके क्षेत्रफल के फार्मूले के बराबर कर दो। आप ये बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकलता कैसे है? वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा, और यही आपको दे रखा है 484। अगर ये वर्ग हटाना है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, इस तरफ भी वर्गमूल कर दिया और इस तरफ भी वर्गमूल कर दिया। यहां से तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, ए आ गया। इधर अगर आप जाओगे, अगर आपने 484 का वर्गमूल करना है तो इसका मतलब ये है, आपने ये देखना है कि 484 किसका वर्ग है। 484 22 का वर्ग है, तो वर्गमूल से बाहर 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने इस वर्ग की भुजा निकाली। फिर आगे बोला गया, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त में मोड़ दिया जाए। भाई एक बार तो इसे वर्ग बना दिया, अगर इस वृत्त को दोबारा इसी तार से इस तरीके से एक वृत्त बना दिया जाता है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपने एक बात ध्यान देनी है, जिस तार से वर्ग बना था ना, उसी तार से वृत्त बनाया गया है। इसका मतलब तार की लंबाई तो बराबर होगी ना, जो तार यहां लगा है उसी तार से वृत्त बना दिया, तो तार की लंबाई बराबर है। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि तार की लंबाई कितनी है। अब तार की लंबाई कितनी होगी, अगर वर्ग के हिसाब से मैंने देखना है ना, तो वर्ग की जितनी भुजाओं का जोड़ होगा उतना ही तार होगा। तार कहां से लगना शुरू हुआ है, इसकी पूरी बाउंड्री भी तो लगा है इस तरीके से, तो इसका मतलब जो इस वर्ग का परिमाप होगा ना, उतना ही लंबा तार होगा। तो मैंने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। पैरामीटर कैसे निकलेगा? पैरामीटर होता है सारी भुजाओं का जोड़। अब इसकी सारी भुजाएं तो बराबर हैं और एक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो 22 को 4 बार जोड़ने की बजाय मैं क्या करूंगा, 22 को 4 से गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा में 22, 22 चौका 88। आपका यहां से जो पैरामीटर आ गया है ना, वो 88 सेंटीमीटर आ गया है, और ये पैरामीटर ही आपके जो इस तार की लंबाई है। अब तार की लंबाई निकाल दी। अब इसी तार से एक वृत्त बना दिया गया है। कहने का मतलब जो ये 88 सेंटीमीटर है ना, अब ये इस वृत्त की भी परिधि है। भाई वृत्त का परिमाप नहीं होता, वृत्त की परिधि होती है, दोनों मतलब एक ही है। भाई जो टोटल तार लगा है ना लंबाई में, इसी को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो जो वृत्त की परिधि है ना आपकी, अब वो है 88 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन निकालने का एक ही तरीका होता है। अगर परिधि 88 सेंटीमीटर आ गई है तो परिधि के फार्मूले के बराबर रख दो। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस निकलती है 2 पाई आर, और इसका क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर परिधि 88 सेंटीमीटर आ गई है ना, तो इसके फार्मूले के बराबर कर देंगे। 2 गुणा में पाई गुणा में आर बराबर है 88। यहां से मैंने इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्यों निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल पूछा है, उसके लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैंने हल किया, 2 पाई का मान 22/7 और आर मैंने निकालनी है, बराबर है 88। 22 से इसको काट दिया, 22 चौके 88। अब ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, और ये 7 उधर जाके गुणा हो गया, आर आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ही निकाल देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या आ गई है मेरी 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इसको हल करेंगे, थोड़ी देर पहले इसको हल किया ही था, तो ये हो जाएगा आपका 616। ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा था, पहले हमने
वर्ग दे रखा था, उस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वहां से भुजा निकाल ली, फिर परिमाप निकाला। ये परिमाप इस वृत्त की परिधि के बराबर है, यहां से वृत्त की त्रिज्या निकाल ली और इस त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल निकाला। ये वर्ग के बारे में लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, इसमें सारी चीजें आ गई हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा जरूर देखना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आगे आ गया है वो आपका क्वाड्रिलेटरल का अगला टाइप आ गया है, जिसको हम बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें। वर्ग के बारे में बताया था, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इस भुजा को हम लंबाई बोलते हैं, इस भुजा को चौड़ाई बोलते हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है आधार गुणा ऊंचाई, और आधार क्या होता है, जिस पे 90 डिग्री का कोण बना हो। अब ये आधार है जिसको मैंने L बोल दिया, और ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने आयत का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो इसी तरीके से आया है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। एक्चुअल में इसको आप आधार और बेस और ऊंचाई भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया। उसके बाद इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, अगर ये बी है तो ये बी होगी, और ये एल है तो ये बी एल होगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, और वो कितनी आएगी, √L² प्लस B²। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा इसका विकर्ण। तो मैं विकर्ण को भी लिख देता हूं, डी से डिनोट कर दिया। वो हो जाएगा √ लंबाई का वर्ग जमा में चौड़ाई का वर्ग। अब तीसरा परिमाप। परिमाप के बारे में मैंने एक ही चीज बता रखी है, सारी भुजाओं का जोड़ ही आपका परिमाप होता है। L + L 2L, B + B 2B, 2 कॉमन ले लिया। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा इसका परिमाप का, 2 बार लंबाई जमा चौड़ाई। वो फार्मूला ऐसे ही बना है सारी भुजाओं को जोड़कर। आयत के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है और परिमाप कैसे निकलता है। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी आयत की लंबाई उसकी परिधि का अनुपात 5:16 है। एक्चुअल में परिधि यहां पर गलत लिखी हुई है, परिमाप होना चाहिए था ये। तो किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, लंबाई को मैंने L से डिनोट कर दिया। लंबाई और परिमाप, परिमाप कैसे निकलता है, बस डायरेक्ट फार्मूला रख रहा हूं भाई। इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है ना, वो दे रखा है 5:16। क्या ये बात आपको समझ आई? जो रेशियो में लिखे हुए हैं उनको मैं इस तरीके से फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया 5/16, और ये किसका रेशियो है, लंबाई का, उसको मैंने L से डिनोट कर रखा है। और परिमाप का, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले परिमाप निकाला था, तो उस परिमाप की जगह उसका फार्मूला रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर अगर मैं ऊपर कंपैरिजन कर रहा हूं तो जो L है ना वो आपका 5 आ गया है। इस रेशियो के हिसाब से देख रहा हूं, यहाँ न्यूमरेटर में L है, यहाँ पर 5 है, तो आपकी L की वैल्यू 5 आ गई है। तो वो L की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि 2L जमा B बराबर है 16 के। जिस तरीके से L को मैंने 5 के बराबर कर दिया, 16 को इस फार्मूले के बराबर कर दिया। अब इसमें L की वैल्यू रख देंगे 5, ये 2 उधर जाके भाग होगा पहले, तो ये आ गया है 8। L की वैल्यू थी 5, 5 + B बराबर है 8, ये उधर जाके माइनस हो गया, और B की वैल्यू आ गई है आपकी 3। और B क्या थी आपकी, B थी आपकी ब्रेड्थ, चौड़ाई। लंबाई तो आ गई आपकी 5, ये इस तरीके से आई थी, और चौड़ाई मैंने निकाल दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है आपने। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है आपने। लंबाई आई थी आपकी 5 और चौड़ाई आई है आपकी 3। ये आंसर आ गया आपका। आपको समझ आया? कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक रेशियो दे रखा था, इस रेशियो को फार्मूले के बराबर किया और L और B की वैल्यू निकाल दी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर शॉर्ट ट्रिक से कराओ, शॉर्ट ट्रिक से कराओ। देखिए, मैं हवा में क्वेश्चन उड़ा दूं, आपको समझ ही ना आए, आप एग्जाम में परफॉर्म कर ही ना पाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना आप समझ सकते हो मैं उतना ही बताऊंगा आपको, बस उसी तरीके से समझ ले जैसे मैं बता रहा हूं, एग्जाम आप पक्का क्वालिफाई करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है,
एक आयत की भुजा और विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीजीटी मैथ का ही क्वेश्चन है ये 2019 का। सबसे पहले आप एक चीज समझें कि अगर किसी त्रिभुज में है ना, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 30 डिग्री का है, तो इसमें ये तो 90 का ही होगा, तब ये समकोण त्रिभुज है तो ये 60 का होगा। कहने का मतलब अगर समकोण त्रिभुज में एंगल ये है 30, 60 और 90, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा वो समझ लीजिए। ये आप बिल्कुल नोट कर लें, ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट करें। जो आपका 30 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी 1, जो 60 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी √3, और जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा होगी 2। बस ये रेशियो आप याद कर लें, ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बताऊंगा। अब यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने लग गया, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। फिलहाल आप समझ लें, अगर किसी समकोण त्रिभुज, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के कोणों का मान है 30, 60 और 90, तो 30 के सामने की भुजा जो होगी वो होगी 1, 60 के सामने वाली भुजा होगी √3 और 90 के सामने वाली भुजा होगी 2। अब इसका यूज क्या है देखिए, एक आयत दे रखी है इस तरीके से, उसका ये विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, और आपके साथ में भी बताया गया है कि विकर्ण है ना, भुजा और विकर्ण के बीच में कोण 30 डिग्री का है। ये विकर्ण है और ये भुजा है, इसके बीच ये जो कोण है ना ये 30 डिग्री का है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है। और फिर आपसे आगे पूछा है तो इस आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। आप ये बताइए आयत का क्षेत्रफल निकलता कैसे है। इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए तभी क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ विकर्ण दे रखा है। अब कैसे निकाल लें, देखिए ये कोण 30 डिग्री का है और आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। अब ये 90 है, ये 30 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इसका मतलब ये 60 है। अब ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसकी भुजाओं का अनुपात होता है ये, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। अब 90 डिग्री के कोण के सामने है 8 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के कोण के सामने कितना होना चाहिए, 2 यूनिट। तो मैं लिखूंगा 2 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 2 यूनिट की अगर 8 है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होता है 1, और 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। अब मैंने निकालना है √3 भी निकालना है। √3 का मान कितना होगा, √3 का मान होगा ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 4√3, तो जो 60 के सामने भुजा है वो हो जाएगी आपकी 4√3। तो इस तरीके से मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल ली। क्या ये आपको समझ आई। कुछ नहीं किया मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, अगर एक समकोण त्रिभुज है ना, वहां पर कोणों का मान 30, 60 और 90 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ये होगा। यही सेम कोणों का मान मुझे यहां मिल गया, तो मैंने देखा मेरा तो 90 के सामने 2 है, लेकिन यहां 90 के सामने 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने 2 यूनिट का मान 8 सेंटीमीटर के साथ कंपेरिजन कर लिया, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और मैंने 1 यूनिट का मान किसका मानना था, 30 कोण का मानना था, तो 30 के सामने भुजा गई 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने √3 का मान निकालना था, अगर 1 का मान 4 सेंटीमीटर है तो √3 का मान 4√3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4√3। अब ये तो है आपकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई। अब आप क्षेत्रफल निकाल दो, लंबाई है 4√3 और चौड़ाई है आपकी 4, इनको आपस में गुणा किया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया है। क्या आपको समझ आया। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, एक छोटी सी ये बात अगर आपको समझ आई है तो क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, के अनुपात में है। इसके स्वामी ने इसके चारों तरफ से घेरने के लिए 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए खर्च किए हैं, लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी के पास है ना एक आयताकार भूमि का एक टुकड़ा था, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था 5:3। अब ये बताया गया है कि इसको घेरने में 6,000 रुपए लगे हैं, और साथ में ये भी बता दिया कि 1 मीटर के घेराव का खर्च है 7.5 रुपए।
इसका मतलब कुल खर्च अगर आपका 6,000 रुपये हो गया है और 1 मीटर का खर्च 7.5 रुपये है, अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो कुल घेराव कितने मीटर का था वो आ जाएगा आपका, यानी कि परिमाप आ जाएगा। इससे इसको भाग कर दिया तो इस तरीके से जो आपका परिमाप आ गया है ना वो 800 मीटर आ गया है। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया जिस भूमि के टुकड़े को घेरा गया है उसकी कुल लंबाई 800 मीटर है, जो कि इसका परिमाप है। अब अगर मैं यहां से परिमाप निकाल रहा हूं तो परिमाप कितना आएगा? अगर मैं यहां से परिमाप निकाल रहा हूं तो ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, और ये अनुपात में है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके साथ आप ए लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उसकी सारी भुजाओं का मान लिख दिया। यहां से परिमाप कितना आएगा, सारी भुजाओं का जोड़ ही होगा, 5 और 5 10, 10 और 6 16। इस तरीके से मेरा यहां से जो परिमाप आएगा ना वो आएगा 16A। ये बात आपको समझ आ गई होगी, सारी भुजाओं का जोड़ ही आपका परिमाप होता है। और जो 800 आ गया तो मैंने 16 से इसको काट दिया, ए की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो ए की वैल्यू आपकी 50 मीटर है। अब यहां पर रखेंगे तो आपकी लंबाई आ जाएगी और यहां पर रखेंगे तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी, लेकिन आपसे लंबाई चौड़ाई नहीं पूछ रखी थी, लंबाई से चौड़ाई का अंतर पूछ रखा था। पहले आप ऐसे ही अंतर निकाल लो, तो 5A माइनस 3A, यहां से जो अंतर आ गया आपका 2A आ गया। तो मैंने 2A का मान निकालना है, ए की वैल्यू 50 है, 50 गुणा में 2, तो यहां से आपका लंबाई और चौड़ाई का अंतर आ गया है 100 मीटर, और ये आपका आंसर है। शायद आपको समझ आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस इस पैसे को इससे भाग किया, आपका परिमाप आ गया और यहां से परिमाप निकाल के बराबर कर दिया और ए का मान आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार अक्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर 27.50 मीटर स्क्वायर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन हमने वर्ग में भी किया था, लेकिन अब आयत में बताया जा रहा है। देखिए एक बार, ये किस तरीके से एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो है 25 मीटर और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर। ये बोला गया है कि इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और रास्ते पर 27.5 रुपए पर मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या होगा? तो फर्श बिछाने का खर्च तो हम तब निकालेंगे जब उसके चारों ओर का रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालें? इसके चारों ओर अब की बार इस तरीके से एक रास्ता बनाया गया है, इस तरीके से, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपको वो वर्ग वाला क्वेश्चन याद है तो आपको पता होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा इस बड़ी आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल। अब बड़ी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसकी तो भुजाएं नहीं है हमारे पास, भुजाएं कैसे निकाल लेंगे? देखिए ये अंदर वाली भुजा थी मेरी 25 मीटर, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया है 3.5 मीटर का यहां से और 3.5 मीटर का यहां से, तो इस तरीके से इसकी लंबाई में 3.5 यहां से 3.5 यहां से 7 जुड़ जाएगा और ये 32 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपकी ये चौड़ाई थी अंदर वाली आयत की वो 15 मीटर थी, इसके चारों ओर 3.5 मीटर का रास्ता बना दिया, तो 3.5 यहां से 3.5 यहां से बढ़ गया है, तो इसमें 7 बढ़ गया, तो ये हो गया 22 मीटर। इस तरीके से दोनों आयत की लंबाई और चौड़ाई मेरे पास है। तो जो आपका पाथ है ना उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वाली आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 32 गुणा 22 माइनस छोटी आयत का क्षेत्रफल 25 गुणा 15। इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या किया, पाथ का क्षेत्रफल निकाला है। इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 और 4 70, माइनस 25 पंजे 125, 12 25 एकम 25 और 12 37। इस तरीके से आपका पाथ का क्षेत्रफल आ गया है। घटा लो इसको, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 7 गए 2 और 6 में से 3 गए 3। इस तरीके से आपका आ गया है 329 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। आपका किसका क्षेत्रफल आया? ये क्षेत्रफल आ गया इस पाथ का। अब ये बोला गया है कि इस पाथ पर कोई फर्श बिछाना है और जिसका खर्च है 27.5 रुपए पर मीटर, 1 मीटर पर 27.5 रुपए लगते हैं, तो इतने मीटर पे कितने लगेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे तो 27.5। अब यहां पर एक बहुत सीखने वाली बात है,
आप इसको पूरा गुणा करके मत देखने लग जाना, बस सबसे पहले इकाई के अंक को हल करो, फिर दहाई के अंक को, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ गुणा किया, 9 पंजे 45, और इसमें एक के बाद डेसिमल लगानी है, मैंने वो डेसिमल लगा दी। अब इसको तो अगले वाले अंक के साथ गुणा करेंगे और इसको पिछले वाले अंक के साथ गुणा करेंगे। ये गुणा कैसे करते हैं मैंने बता भी रखा है डिटेल से। इसको अगले वाले के साथ गुणा किया, 5 दूनी 10, 7 को इसके साथ गुणा किया 63, 63 और 10 ये हो गया आपका 73, और 4 आपके कैरी थे 77 हो गया। तो इस तरीके से अगला अंक आएगा आपका 7। अब आप ऑप्शन में देखिए 7.5 लास्ट में किसके है, 7.5 लास्ट में इसी के ही है, तो यही आपका आंसर है। और चाहो तो आप इनको दोनों को गुणा करके अपना आंसर भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। पार्क के बीचों बीच कंक्रीट के 2 सड़क एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक इस तरीके से कोई पार्क है आयताकार, उसमें इस तरीके से 2 सड़कें बनाई गई हैं, इस तरीके से ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, एक चौराहा बनाती हैं। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो पार्क है ना, इसकी लंबाई तो है आपकी 60 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 40 मीटर। फिर आपसे आगे बोला गया है कि शेष पार्क लोन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये खाली है, इस पे घास होगी इस तरीके से। फिर आगे बोला गया यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 है, इस बाग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2109। तो आपसे पूछा है कि सड़क की चौड़ाई बताओ क्या है। भाई इस सड़क की चौड़ाई बताओ, ये यहां से भी इतनी है, यहां से भी इतनी है, दोनों से चौड़ाई बराबर है, इस चौड़ाई को आपने बताना है। अब तक आपने क्वेश्चन देखे होंगे जहां इस सड़क की चौड़ाई दे रखी होती थी और आपसे इस सड़क का एक क्षेत्रफल पूछ रखा था। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, अब की बार इन सड़कों को छोड़कर जो आपका पार्क का हिस्सा बच गया है ना, उसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सड़कों का क्षेत्रफल निकाल लो। ये जो दोनों सड़कें हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले ये सोचें। अगर मैं इस पूरी आयत का क्षेत्रफल निकालकर इसमें से ये क्षेत्रफल घटा दूं तो आपका सिर्फ सड़कों का एक क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है आपका। अगर पूरी आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसको घटा दूं तो आपका सड़कों का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले मैं वही निकाल रहा हूं, ये है आपकी सड़कें, इनका क्षेत्रफल है पूरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 60 गुणा 40 माइनस 2109। इसको हल करेंगे सबसे पहले, इसको हल किया, ये आ गया है आपका 2400 और ये है 2109। तो 100 में से 9 चले गए 91 और यहां बच गया है 3 में से 1 गया 2। तो जो पाथ है ना उसका क्षेत्रफल आ गया है 291 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल आ गया है आपका 291 वर्ग सेंटीमीटर। अब इनका क्षेत्रफल निकाल के इसके बराबर करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, वो मैंने अपनी तरफ से 1 मिनट के लिए x मान ली। ये भी x है और ये भी x है। अच्छा, अब यहां से इसके 2 तरीके हैं। अगर कोई ट्रिक चिल्लाने लग जाए तो उसका तरीका ये है, यहां से आप कोई भी चौड़ाई रख लो और वहां से क्षेत्रफल निकाल के देखो। अगर क्षेत्रफल 291 आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करते हैं देखिए, मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 3 मीटर। मैंने ये मान लिया कि ये सड़क यहां से भी 3 मीटर है और यहां से भी 3 मीटर है, तो इस सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इस लंबी वाली सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस सड़क की चौड़ाई तो है 3 मीटर और लंबाई है 60, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 60 गुणा में 3 यानी कि 180। अब इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसकी चौड़ाई तो है 3 और लंबाई है 40, 40 गुणा 3 ये आ गया है आपका 120। ये क्वेश्चन आपने बार बार अगर किया हो तो आपको पता होगा, जब इस तरीके से इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो ये बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल 2 बार निकल जाता है। एक बार इस तरफ से निकल जाता है, एक बार इस तरफ से निकल जाता है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये इस तरीके से एक वर्ग होता है, इसका क्षेत्रफल हमने इसमें से घटाना पड़ता है, ये आपको पता होगा। अब इसमें ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये एक वर्ग है 3 मीटर भुजा का। इसका क्षेत्रफल निकलेगा 3 गुणा 3 9।
इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 120, ये हो जाएगा 300। 300 माइनस 9, ये आ गया है 291, और ये भी 291 था। इस तरीके से अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर आ गए हैं तो पाथ की जो चौड़ाई थी वो 3 मीटर ही थी। अगर मैं x मान के रखता तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने ऑप्शन से कर दिया। शायद आपको समझ आया होगा। पहले मैंने क्या किया था, आयत के क्षेत्रफल में से बचे हुए भाग का क्षेत्रफल घटाया था, ये सड़कों का क्षेत्रफल आ गया था। मैंने सड़क की अपनी तरफ से ऑप्शन में से चौड़ाई मान ली 3 मीटर, और यहां से इनका क्षेत्रफल निकाल लिया, वो भी 291 आ गया है। अगर ये दोनों बराबर आ गए हैं तो आपका सड़क का जो चौड़ाई थी वो 3 मीटर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आगे आपकी आ गई है समचतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज का तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोम्बस। ये एक पतंग के आकार की आकृति होती है जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। इसके सारे कोण 90 डिग्री के नहीं है भाई, अगर सारे कोण भी 90 डिग्री के हो जाते तो ये वर्ग हो जाता। इसीलिए समचतुर्भुज को वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण इसको 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरा, इसके विकर्ण को पहले को बोलते हैं हम D1 और दूसरे को बोलते हैं D2। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो। इसके एक विकर्ण का नाम मैंने रख दिया D1 और दूसरे का रख दिया D2। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, दूसरा एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। ये बात आपको समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो आप फटाफट क्वेश्चन निकालोगे। ये आपकी एक रोम्बस है, सारी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं। अगर आपने इसका परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं का जोड़ ही हो जाएगा 4, जिस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप निकालते थे। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 D1 गुणा में D2। ये आप बिल्कुल नोट कर लें। अगर आपको समचतुर्भुज का, रोम्बस का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके विकर्णों को गुणा करना है और उसका आधा कर देना है, D1 गुणा D2। अब एक आखिरी बात, इसकी इस तरीके से इसमें 4 त्रिभुज बनती हैं, जो चारों की चारों त्रिभुज आपकी समकोण त्रिभुज होती है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो इस तरीके से आपकी एक समकोण त्रिभुज बन रही है ना, यहां से बहुत बार आपसे भुजा निकालनी आएगी। आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हो, पिछली क्लास में मैंने डिटेल से बताया था। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। यहां से आपको बहुत बार भुजा निकालनी आएगी और बहुत बार डायगोनल निकालना आएगा, वो क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप निकलता कैसे है, परिमाप निकलता है सारी भुजाओं का जोड़। कोई भी मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है उसको हल करने का तरीका होता है, जो दे रखा है उसके फार्मूले के बराबर कर दो। तो 4a बराबर है आपका 100 सेंटीमीटर, 4 से इसको भाग कर दिया, a आ गया है आपका 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने इसकी भुजा निकाल दी और सारी भुजाएं बराबर है। फिर आगे बोला गया है ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। कोई एक डायगोनल दे रखा है इसका, ये मान लिया मैंने, ये 40 मीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा और ये 20 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात आपको समझ आई भाई? ये एक डायगोनल अगर 40 है तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। आपसे पूछा है कि इसके एरिया निकालो। समचतुर्भुज का एरिया निकलता कैसे है, वो निकलता है कि दोनों विकर्ण की गुणा करूं और उसका आधा कर दूं। लेकिन मेरे पास तो एक ही विकर्ण है जो 40 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब दूसरा विकर्ण कैसे निकाल लेंगे? दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? ये तो है आपका 25, क्योंकि सारी भुजाएं 25 आ गई हैं, और ये 20 है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। कर्ण तो है आपका 25, 25 का वर्ग, लंब है आपका 20, 20 का वर्ग, और इसको मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए b, और b का वर्ग। यहां थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं कहीं और लिखता हूं। मैं इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, जो होता है कर्ण का वर्ग
बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है, और वो है आपका 25। तो मैंने 25 का वर्ग किया, 625 आ गया। पी, पी का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो 20 है, 20 का वर्ग हो गया आपका 400। बी मैंने निकालना है, ये इधर आके घट गया तो 225 आ गया। 20 स्क्वायर दोनों तरफ रूट कर दिया भाई, 15 आ गया है बी की वैल्यू। बी मैंने माना था ये, अगर ये 15 है तो ये भी 15 रहेगा, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो दूसरा विकर्ण है ना आपका, वो आ गया है 30 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना तो कुछ भी नहीं है, इनको आपस में गुणा करो और इसका आधा कर दो। 1/2 गुणा 40 गुणा 30, बस इसको हल कर दो। 600 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, समझ आ गया होगा। इसमें सारी चीजें आ गई आपकी। पहले परिमाप था, वहां से भुजा निकाल दी, भुजा से विकर्ण निकाल दिया और उनको आपस में गुणा कर दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। डायगोनल दे दी है पहले ही, दोनों विकर्ण दे दिए हैं समचतुर्भुज के, D1 और D2 की वैल्यू दे दी है। D1 है आपका 24 और D2 है आपका 10। फिर आपसे आगे बोला गया है देन द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का पैरामीटर निकाल लो। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाता, पहले मैं वैसे बता रहा हूं आपको, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता तो वो क्या होता, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसका आधा कर देंगे, इस तरीके से तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। वो आ गया है 120 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ये पूछा नहीं था, मैंने वैसे समझाने के लिए बता दिया आपको। हमने निकालना है इसका परिमाप, परिमाप निकलेगा इसकी आकृति से। इस तरीके से एक आपकी रोम्बस बनती है, इसमें दोनों डायगोनल दे रखे हैं आपको, एक है 24। अगर मैं इसको 24 मान रहा हूं तो ऊपर भी 12 रहेगा और नीचे भी 12 रहेगा। ये दूसरा डायगोनल है आपका 10, तो इसका मतलब ये 5 रहेगा और ये भी 5 रहेगा। ये बात मैंने आपको बता दी है कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो ये आपकी एक समकोण त्रिभुज बन गई है। इसमें ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप चेक कर लेना, और मैंने सारे ट्रिपलेट याद भी करा रखे हैं आपको। तो इसकी एक भुजा आ गई है 13 सेंटीमीटर। अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप होगा सारी भुजाओं का जोड़, और सारी भुजाएं बराबर हैं, तो 13 गुणा 4, तो ये आ गया आपका 52 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। रोम्बस से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसकी पूरी डिटेल आप शायद आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला है आपका ट्रेपेजियम। ये वैसे मैं लास्ट में कराने वाला था, लेकिन बीच में आ गया है। ये थोड़ी सी अजीब आकृति होती है आपकी, एक बार बना के बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं समलम। ये एक पहाड़ के आकार की होती है इस तरीके से। इस पे आपके समचतुर्भुज के वो फार्मूले नहीं लगते, सॉरी क्वाड्रिलेटरल वाले फार्मूले नहीं लगते इस पे, जिसका क्षेत्रफल सारी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहा था मैं, आधार गुणा ऊंचाई, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी दो भुजाएं तो समांतर हैं और दो भुजाएं असमांतर हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। समलम चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं और दो भुजाएं असमांतर हैं, दो पैरेलल है, दो नॉन पैरेलल है। अब जो इसकी पैरेलल साइड होती हैं उनको हम बोलते हैं B1 और B2, और इनके बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं हाइट। बस याद रखें, जो पैरेलल साइड है उनको हम बोलते हैं B1 और B2, और जो इनके बीच की दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं हाइट। बस इसका क्षेत्रफल के बारे में सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका क्षेत्रफल निकलेगा आपका 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। बस ये आपने याद रखना पड़ेगा। समलम से सिर्फ क्षेत्रफल का क्वेश्चन आता है। यह क्षेत्रफल का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, इससे इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। एक समलम चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं हैं 22 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, यानी कि B1 और B2 की वैल्यू है ये। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आपकी हाइट है। तो आपसे इसका एरिया पूछा है।
बस आपने इस फार्मूले में रखना है। रख देता हूं एक बार, B1 तो है आपकी 22, B2 है आपकी 27 और बीच की दूरी है इनकी 10। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 गुणा में ऊंचाई है आपकी 10, गुणा में इन दोनों को जोड़ना है, 20 और 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। 2 से इसको भाग कर दिया 5, 5 9 45, 5 4 20 और 4 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन है ये, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ कुछ नहीं है, फार्मूला मैंने बता दिया है, फार्मूले में वैल्यू पुट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है भाई पहले ही 1586 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कि ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक का आकार 84 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा निकालनी है। देखिए, आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, बस अक्षेत्रफल का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। अक्षेत्रफल कैसे निकलता है? वो निकलता है आपका 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में B1 जमा में B2। ये फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। जो चीज आपको दे रखी है उसको उसके फार्मूले के बराबर कर दो। तो मैंने लिख दिया कि 1586 बराबर है इस फार्मूले के, इसमें से जो जो वैल्यू पुट है वो लिख दीजिए। 1/2 गुणा में ऊंचाई दे रखी है आपको 26, B1 एक समांतर भुजा दे रखी है 84 और दूसरी निकालनी है। बस इसको हल कर दीजिए। 2 से इसको काटा 13, 13 से इसको काटा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बराबर आ गया है 84 प्लस B2। ये इधर आके माइनस हो गया। 12 में से 4 गए 8, 11 में से 8 गए 3, 38 सेंटीमीटर आपकी दूसरी समांतर भुजा आ गई है। ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस जो आपकी समलंब चतुर्भुज है ना, इसका एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, और ये आपका TGT 2021 में आया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैं आकृति बना देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। ये तो है 60 और ये है 77। फिर आगे बोला गया है और अन्य दो भुजाएं 25 और 26 सेंटीमीटर है। ये 25 है और ये 26 है। फिर आपसे आगे बोला है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप एक ही चीज ध्यान दोगे कि बस इसमें एक ही चीज नहीं दी है आपको, वो है ऊंचाई। ऊंचाई नहीं दी है, अगर ऊंचाई दे रखी होती तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते। तो मेन बात ये है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे ऊंचाई की जरूरत है। अब ऊंचाई कैसे निकालनी है वो देखिए। अगर आपको ऊंचाई निकालनी है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपर वाली भुजा 60 है ना, इसको इसके समांतर एक भुजा खींच लेंगे इस तरीके से। ये 60 है तो ये अंदर वाला भी 60 होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। क्या किया, ये 60 था ना, तो इस भुजा के समांतर यहां से एक भुजा खींच ली है। अब ये क्या करेगी, इस भुजा से ये होगा कि जो 77 सेंटीमीटर की एक भुजा थी ना, ये यहां से यहां तक तो 60 होगी है और इधर रह गई है आपकी 17। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने क्या किया, जो ये 77 सेंटीमीटर की भुजा थी ना, इसमें से ऊपर से एक समांतर रेखा खींच के 60 अलग कर लिया और 17 अलग कर लिया। अब अगर ये समांतर रेखा खींची है ना मैंने, तो ये 26 है तो ये भी 26 होगी। अब आपने क्या करना है, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है कि सामने वाले शीर्ष से अगर नीचे वाली भुजा पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, यही आपकी ऊंचाई होती है। अब ये ऊंचाई आपने निकालनी है। देखिए, एक बात आप बिल्कुल ध्यान कर लें, अगर आपकी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो भुजाएं होती है ना, वो एक स्पेशल रेशो में होती है, स्पेशल एक मान में होती है, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट। इसको डिटेल से त्रिभुज वाले उसमें क्लास में मैंने बताया था। यहां पर अब आप एक चीज समझे, 25 जो है आपका किस ट्रिपलेट में होता है। अगर आपने कल वाली क्लास के ट्रिपलेट याद किए थे, तो 25 आपका हाइपोटेनस तब होता है जब आपका P और B 7 और 24 हो। ये ट्रिपलेट है। अब आपका 26 ट्रिपलेट कब होगा, 26H कब होगा, वो तब होगा जब ये आपका 10 और 24 होगा। तो बस आप एक चीज देख लीजिए, इसमें कॉमन क्या आया है और किसका जोड़ 17 आ गया है।
ये तो फिक्स है हमारी, H25 इधर है, ये 26 इधर है, ये तो दोनों हमारे फिक्स है। अब यहां पर जो कॉमन आया है वो आपकी ऊंचाई है, और जो जिसका जोड़ 17 आ गया है वो आपके दो टुकड़े आ गए हैं इसके, इस तरीके से कि ये तो आपका 7 है और ये आपका 10 है। और ये 7 और 10 कैसे आए हैं, ये टोटल 17 था आपका, मैंने ट्रिपलेट बनाने थे, 25 के साथ है आपका 7 का ट्रिपलेट, और 26 के साथ है आपका 10 का ट्रिपलेट, और इस तरीके से मैंने ऊंचाई निकाल दी। अब जैसे ही ऊंचाई आ गई तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने का तो हमारा एक सिंपल फार्मूला है, 1/2 गुणा में ऊंचाई गुणा में दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। ये थी 60 और ये थी 77, 77 जमा 60, ये हो गया है आपका 137। 2 से इसको काटा 12, 12 को गुणा कर दिया, 12 7 84, 4 जिसके लास्ट में है वही आंसर है, और हमारा एक ही ऑप्शन है। ये से अच्छा खासा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे है आपकी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जो आपकी आयत है ना उसी का ये बिगड़ा हुआ रूप है। समांतर एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं ए। समांतर चतुर्भुज वो होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब आगे बोला गया है, अब इसमें क्या क्या बता दूं आपको, इसका परिमाप ऐसे ही निकलता है, सारी भुजाओं का जोड़, जिस तरीके से आयत का परिमाप निकलता है वही इसका परिमाप निकलता है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फार्मूला वही है कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है आधार गुणा ऊंचाई। तो मुझे आधार और ऊंचाई चाहिए। अब यहां पर आपने एक बात समझनी है, आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है। आधार वो होता है कि जिसकी ऊंचाई दी हो क्वेश्चन में। अब ऊंचाई से क्या अर्थ है, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको आधार मानता हूं तो इसकी ऊंचाई इसके सामने वाले सिर से नीचे एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाए, ये इसकी ऊंचाई रहेगी। अगर मुझे इसको आधार मान के क्षेत्रफल निकालना है ना तो जरूरी है कि मेरे पास ये ऊंचाई, यह फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं इसको मान लूं 1 मिनट के लिए आधार तो क्या रहने वाला है, अगर मैं इसको आधार मान लूं तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ये इसकी ऊंचाई रहेगी। कहने का मतलब एक चतुर्भुज में 4 आधार और 4 ऊंचाई हो सकती हैं। तो ये फार्मूला लगाते समय आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो आधार लिया है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए आपके पास। तो अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कीजिए, आपको समझ आएगा। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD की भुजा AB है 24 सेंटीमीटर और AD है 16 सेंटीमीटर। इसको एक बार दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार आकृति दोबारा बढ़ा देता हूं। बस ये क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद रखें। एक आपकी एक आयत है ABCD, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इसमें ये बोला गया है AB 24 सेंटीमीटर है, ये वाली 24 सेंटीमीटर है, और AD है आपकी ये है 16 सेंटीमीटर। फिर आपसे आगे बोला गया है भुजाएं AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। AB और DC के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी ही ऊंचाई होती है। इसी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने समझा था, अगर ये दो समांतर भुजाएं हैं ना और इनके बीच की दूरी ही ये ऊंचाई होती है, और ये दे रखिए आपको 10 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भुजा AD और BC के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। कहने का मतलब इसको अगर मैं बेस मान लूं तो वो आपने हाइट निकालनी है। पहले अगर मैं ये पूछ लेता कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लूं तो आप कैसे निकालते, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कौन सा लेंगे हम, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है और ये आधार भी है मेरे पास, तो आधार तो है मेरे पास 24 और ऊंचाई है मेरे पास 10। इस तरीके से इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ गया है वो आ गया है 240 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इसमें सिर्फ क्षेत्रफल पूछा होता तो ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन क्षेत्रफल नहीं पूछा हुआ है।
आपसे पूछा है कि बी जो आपकी BC और AD भुजा है ना, इनके बीच की दूरी बतानी है ये। अब ये बीच की दूरी क्या है, ये बीच की दूरी कुछ नहीं है, ये अगर मैं इसको आधार मान लूं तो इस आधार की हाइट है ये। अब हम क्या करेंगे, ये भुजा तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक बार फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैं दोबारा क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। अब की बार आधार तो ले लिया मैंने 16 और ऊंचाई ले ली h। अब आप ये बताइए, चाहे मैं इस चतुर्भुज का किसी भी तरीके से क्षेत्रफल निकाल दूं, क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा ना, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो मैंने इसके बराबर इसका क्षेत्रफल कर लिया, 240 बराबर है 16 गुना में h। 16 से इसको काट दिया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो जो आपकी इनके बीच की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर आ गई है। देखिए मैंने आसान क्वेश्चन नहीं ले रखी हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले रखे हैं, थोड़े टफ लगेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और समझाने के लिए सिर्फ बेस्ट कोई अप्रोच नहीं हो सकती, जो मैंने आपको बता दी है। जो आपकी पैरेललोग्राम है उसमें एक ही तरीका है, ये एक ही फार्मूला लगेगा, लेकिन इस फार्मूले को आप 2 बार लगा के दोनों तरफ से हाइट निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप असमान भुजाओं से क्या समझते हैं? असमान भुजाओं का मतलब ये है, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। असमांतर भुजा का अर्थ ये है कि एक तो इसका माप दे रखा है और एक इसका माप दे रखा है। ये तो दे दी है 18 सेंटीमीटर और ये दे दी है 15 सेंटीमीटर। अब अगर दो असमान भुजाएं दे दी हैं तो चारों भुजाएं निकल गई हैं, ये 18 है तो ये भी 18 होगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगी। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाएं ये, इनके बीच की दूरी यानी कि इनकी हाइट ये आपको दे दी है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। ये थोड़ा लैंग्वेज अलग तरीके से लिख रखी है, क्वेश्चन पहले वाला ही है। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जिस आधार की ऊंचाई दे रखी है वहां से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये आधार भी है मेरे पास और ये ऊंचाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई, 15 गुणा 12, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है 180 वर्ग सेंटीमीटर। पहले क्षेत्रफल निकाल दिया। अब ये जो बड़ी भुजाएं हैं ना, इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि ये हाइट निकालनी है। अब ये हाइट कैसे निकाल लेंगे, यहां से क्षेत्रफल निकाल देंगे दोबारा। क्षेत्रफल यहां से कैसे निकलेगा, ये बेस ले लिया और इसकी ये ऊंचाई ले ली, और ये क्षेत्रफल पहले 180 आ चुका है, 180 के बराबर कर दिया। 180 से इसको काट दिया, 10 आ गया आपकी ये ऊंचाई, और यही आपने निकालनी थी। ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सारी चतुर्भुज आपको बता दी हैं। ये क्लास क्वेश्चन को और करते हैं, और अभी तक आपने अगर सेशन लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। 60 मीटर और 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया है कि इसमें थोड़ा सा त्रिभुज का यूज होगा, आपकी पिछले वाली क्लास रिवाइंड हो जाएगी। देखिए एक इस तरीके से आपकी एक पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये बताया गया है इसमें ये भुजा 60 है और ये भुजा 40 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ये 40 है तो ये भी 40 होगी। इसमें एक विकर्ण दे रखा है आपको 80 मीटर, और आपसे इस पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल पूछ लिया है। अगर दोनों ही हाइट नहीं दे रखी तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते, इस फार्मूले से तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब इसमें से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि उसकी भुजाएं समान है। ये 80 है, ये 40 है, ये 60 है, ये इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको भी देख लो, ये 60 है, ये 40 है, ये 80 है। तो हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका डबल कर देना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालने, पिछली क्लास में पूरी डिटेल से बताया था। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, या फिर दूसरी भाषा में स्केलन बोलते हैं। उसका क्षेत्रफल निकलता है आपका हीरोज फार्मूले से। तो इसका हीरोज फार्मूले से क्षेत्रफल निकालते हैं।
अब वो कैसे निकलेगा, पहले फार्मूला देख लो एक बार, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर मतलब परिमाप और सेमी का मतलब आधा। तो सबसे पहले इसका एस निकाल लेते हैं एक बार। एस होगा, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना तो पहले इसका परिमाप निकाल लो। 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180, और उस परिमाप को 2 से भाग कर दो, वो आपकी एस की वैल्यू आ गई है 90। तो सबसे पहले मैंने सेमी पैरामीटर निकाला। अब दूसरी बात, अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले में क्या है, ये फार्मूला याद करना बड़ा ही आसान है। एस का मतलब पहले सेमी पैरामीटर रखना है, फिर तीनों भुजाओं को इसमें से घटा के रखना है। देखो कैसे रखते हैं, फार्मूले की बजाय आप ऐसे ही याद करें इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, एस निकालना है, वो है आपका 90। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से पहली भुजा को घटा देंगे, 90 में से 40 गए 50, इसमें से दूसरी भुजा घटा देंगे 30, इसमें से तीसरी भुजा घटा देंगे 10। ये आ गया है आपका इसका क्षेत्रफल। रूट से बाहर कैसे निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा पूरा बढ़ जाएगा उसको रूट के बाहर निकाल देंगे। मुझे यहां नजर आ रहा है 10, यहां भी 10 नजर आ रहा है, यहां भी 10 और यहां भी 10। 10 यहां 4 बार है, 2 का जोड़ा 1 बार बनेगा, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 बार आ जाएगा। 100 बार कैसे आ गया, 10 यहां से 10 यहां से एक जोड़ा बन गया, 1 10 बार आया, 10 यहां से 10 यहां से एक 10 और बार आ गया, और 10 गुणा 10 100 होता है। अब जब 10 बार आएगा इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 10 चला गया तो 9 बच गया, और 9 का मतलब है 3 गुणा 3। यहां से 10 चला गया तो 5 बच गया है, और यहां से 10 चला गया तो 3 बच गया है, और यहां से 10 चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। अब जिसका जोड़ा पूरा बन रहा है उसको भी बाहर निकाल दो, 3 का एक जोड़ा पूरा बन रहा है उसको भी बाहर निकाल दिया, 3 गुणा 100 300, और एक आ गया है अंदर रूट 15। इस तरीके से मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। और पूरे इसका क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको 2 से गुणा कर दूं, दूसरी त्रिभुज का भी निकल जाएगा। इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया है आपका 600 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया है आंसर। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। इससे अलग आपका क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैंने सारे टाइप बता दिए हैं, उनके बारे में जो जो आपको पता होना चाहिए वो डिटेल से बता दिया है। बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम वृत्त पे बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।